हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। कल मैंने आप लोगों को वर्क की डेफिनेशन बताई थी और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वर्क ये बताया था। वर्क बाय द वे कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? वेरी गुड। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो वर्क डन कैसा होता था? है? और अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो 0। और अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो रेपटा दूंगा। ग्रेटर देन 90 बोला है मैंने, नेगेटिव। ग्रेटर देन 90 बोल दिया मैंने दोबारा, हाँ तो लाइए यूं ही। और लेस देन 90 डिग्री होगा तो हाँ, इसलिए दिमाग खोल के बोलो, है ना, अच्छे से सुनो फिर बोलो। क्लियर? तो ये बात हम सबको क्लियर है कि वर्क 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क। क्लियर? इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री देन द वर्क डन वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, नेगेटिव। इतनी बात हमको क्लियर है। अब अगला मुझसे पूछ रहा है, अच्छा एक बात और, कल की चीजें मैंने एक्सप्लेन करते करते कुछ एक बातें मैंने आपको बता दी थी, जैसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F is equal to mv square upon r. Without centripetal force circular motion is not possible. क्लियर है? और कुछ एग्जांपल्स बताए थे मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स के। मैंने बोला था अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलता था? ग्रेविटेशनल फोर्स से। सन उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता था उससे मिलता था, है ना। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते थे, याद आ रहा है? तो वहां पर घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिल रहा था? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा था उसकी वजह से मिल रहा था। ये सारी कथाएं हमको क्लियर है क्योंकि इनका इम्पैक्ट आगे चैप्टर में आएगा जिसका नाम है ग्रेविटेशन, है ना। तो खैर फिलहाल अब हमारे सामने क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूनिट्स ऑफ वर्क। तो इससे पहले कि मैं आपको वर्क की यूनिट बताऊं, सबसे पहले हम फोर्स की यूनिट्स की बात करते हैं। चैप्टर 5 में ही है ये, राइट। यूनिट ऑफ फोर्स। गौर से देखिएगा सभी लोग ऑन द बोर्ड। फोर्स की जो यूनिट होती है, 2 टाइप की यूनिट होती हैं। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। एक होती है एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरी होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। कौन कौन सी यूनिट होती है? एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरी होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। ये मैंने लिखा एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरी होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। ये फोर्स की यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है बॉस? एब्सोल्यूट यूनिट एंड ग्रेविटेशनल यूनिट। सब लोग देख पा रहे हैं प्रॉपर बोर्ड पे? एब्सोल्यूट यूनिट जो होती है, एब्सोल्यूट यूनिट जो होती है वो होती है एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में। एक होती है एसआई सिस्टम में और दूसरी होती है सीजीएस सिस्टम में। सेम प्रोसेस ग्रेविटेशनल यूनिट में भी होता है, एसआई सिस्टम में भी होती है और सीजीएस सिस्टम में भी होती है। अब होती क्या है ये मुद्दा है। फोर्स, अगर आप लोगों के पुराने पाप क्लियर हैं, है ना, तो हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स का फॉर्मूला चैप्टर 2 में। हम लोगों ने पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या हम लोग वाकिफ हैं इस बात से? अच्छी बात है, आप महान हैं। मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यस और नो? m अपॉन t तो मैंने वैसा की वैसा चटका दिया। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। सीन क्लियर है भैया सभी को? मास, मास की यूनिट होती है किलोग्राम। डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। टी टाइम है, टाइम की यूनिट सेकंड। ये भी टाइम है तो सेकंड स्क्वायर। ये क्या आ गया? फोर्स का यूनिट। क्लियर है? किसी पट्टे ने फोर्स का यूनिट पूछ लिया तो हम बोल देंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब बता चुका हूं पहले कैसे आई है। तो लिसन एवरीवन, फोर्स की एसआई सिस्टम में जो यूनिट होती है दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके अलावा दूसरी यूनिट इसकी होती है न्यूटन। क्लियर? दूसरी यूनिट क्या होती है फोर्स की? न्यूटन। न्यूटन आपको याद ही करना पड़ेगा। ये वाली कैसे आई है मैंने आपको समझा दिया है। सीन क्लियर है भैया? ये है एब्सोल्यूट यूनिट एसआई सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में अगर मैं बात करूंगा तो आप बताओ किलोग्राम की जगह क्या आएगा? सीजीएस सिस्टम में किलोग्राम की जगह मीटर की जगह और सेकंड की जगह सेकंड। ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट हो गई। क्लियर?
और ये दूसरी यूनिट सीजीएस सिस्टम में जो होती है दैट इज डाइन। क्लियर? क्या होती है? डाइन। ज्यादातर आपको जो यूज में आएगी ये तो आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन ये वाली आपको याद ही करनी पड़ेगी। कोई पूछे फोर्स का एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होता है तो न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? डाइन। इनमें एक रिलेशन भी होता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। कितना होता है? 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। कैसे आया वेल प्रूव करके भी बताऊंगा आपको, डोंट वरी, है ना। 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 10⁵ डाइन। ये यूनिट आई है हमारी, ये कौन सी यूनिट है सारी? एब्सोल्यूट यूनिट। एसआई सिस्टम में ये होती है, सीजीएस सिस्टम में ये होती है। मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है आपसे, लेकिन अगर मैं कभी भी आपसे पूछूं कि फोर्स की एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है तो बोलना न्यूटन, और सीजीएस सिस्टम में क्या होती है? डाइन। और ये भी फॉर्मूला चकाचक आपको याद होना चाहिए, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। सीन क्लियर है सभी को? अब बात आती है ग्रेविटेशनल यूनिट की। ग्रेविटेशनल यूनिट, तो ग्रेविटेशनल यूनिट जो होती है फोर्स की वो एसआई सिस्टम में होती है किलोग्राम वेट। क्या होती है? किलोग्राम वेट। इसे कुछ लोग शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं केजीएफ। किसी जगह केजीएफ लिखा है तो उसका मतलब आप किलोग्राम वेट समझना। सीजीएस सिस्टम में ये हो जाती है ग्राम वेट, सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग इसे जीएफ लिखते हैं। क्लियर है? दिस इज किलोग्राम वेट एंड दिस इज ग्राम वेट। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात, है ना। ग्रेविटेशनल यूनिट फिर से बोल रहा हूं, एसआई सिस्टम में किलोग्राम वेट और सीजीएस सिस्टम में ग्राम वेट। क्लियर है? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छी बात है। तो ये जो फोर्स की यूनिट है, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट, कहानी समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ये आपको चैप्टर 5 जो हट गया है उसमें ये सारी चीजें दी गई हैं। क्लियर है? आगे बढ़ो। क्वेश्चन जो है उसका वो वर्क की यूनिट पूछ रहा है। किसकी यूनिट पूछ रहा है? वर्क की यूनिट पूछ रहा है। तो देखते हैं वर्क की यूनिट क्या होती है, गौर से देखिएगा सब लोग। सेम जिस तरीके से हमने ये निकाला है उसी तरीके से हम लोग वर्क की यूनिट निकालेंगे, तो ध्यान देंगे सभी लोग। वर्क की यूनिट फिर से वही कहानी, एब्सोल्यूट यूनिट और दूसरी ग्रेविटेशनल यूनिट, है ना। हालांकि मैं आपको बता दूं, आपको एब्सोल्यूट यूनिट ज्यादा यूज में आती है, ग्रेविटेशनल यूनिट कम यूज में आएंगी, है ना। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको आएंगी। सीन क्लियर है? अच्छी बात है। एब्सोल्यूट यूनिट की अगर मैं बात करूं तो फिर वही कहानी, एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में। इसी तरीके से ग्रेविटेशनल यूनिट एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में। कहानी पल्ले बढ़ रही है? अच्छी बात है। एसआई सिस्टम की अगर मैं बात करूं, लिसन एवरीवन, तो भैया मैंने बचपन में पढ़ा है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या W बराबर FD cos थीटा। कल भी पढ़ा था आपने, बोलो भैया। सुना है F फोर्स होता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है एसआई सिस्टम में, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, cos थीटा तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई यूनिट होता नहीं है। तो वर्क की यूनिट क्या आई? न्यूटन मीटर। एसआई सिस्टम में यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। सीन क्लियर है? सीजीएस सिस्टम में ये क्या हो जाएगा? न्यूटन की जगह डाइन, मीटर की जगह सेंटीमीटर। सीन क्लियर है? और भी बहुत सारी बना सकता हूँ, एक चीज के हजारों यूनिट हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? सारे हमारे लिए याद रखना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। समझ में आ रही है बात? कुछ एक याद रखने पड़ते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला था फोर्स का एसआई सिस्टम में न्यूटन और सीजीएस सिस्टम में डाइन, ये याद ही करने पड़ेंगे आपको। क्लियर? अब आ जाओ इधर, इसकी यूनिट न्यूटन मीटर और डाइन सेंटीमीटर कैसे आई, बात समझ में आ रही है आपको? बोलो भैया। आगे बढ़ता हूँ। न्यूटन की जगह ये पूरी कथा चिपका सकता हूँ, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, बोलो, इनटू मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? पड़ गई। इसे अगर सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो किलोग्राम की जगह मीटर की जगह और सेकंड की जगह सेकंड। क्लियर है? और सुनो, ये सब ठीक है, अच्छी बात है, आपको ज्यादा भेजे पे नहीं लेना। एसआई सिस्टम में अगर कोई पूछे आपको वर्क की यूनिट क्या है तो आप बोलना जूल। क्या होता है? जूल। और सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है अर्ग। क्या? अर्ग। जूल और अर्ग में रिलेशन होता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग।
5-10 मिनट बाद ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, वहां पर हम लोग इसे प्रूव भी करेंगे ये कैसे आया 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। कहानी क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं। अब बात आती है ग्रेविटेशनल यूनिट। तो बताओ भैया, एसआई सिस्टम में वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की क्या यूनिट होती है एसआई सिस्टम में? किलोग्राम वेट इंटू डिस्टेंस के लिए क्या लिख दूं? मीटर। सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा? ग्राम वेट इंटू सेंटीमीटर। कहानी समझ में आ रही है? पढ़ हमने पूरा लिया। ये हमारी क्या आ गई है? यूनिट आ गई है। क्या आ गई है? इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकालना है हमको। डायमेंशन फॉर्मूला अगर किसी ने हमसे पूछा तो गौर से देखिएगा सभी लोग। डायमेंशन फॉर्मूला किलोग्राम। बताओ भैया किलोग्राम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? वैसे मैंने चैप्टर 2 में आपको फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट याद करवा दिया था। याद है किसी को? क्या होता है? mLT-2 बता चुका हूं ना। बाकी का देख लो, ये आ गया। किलोग्राम मास होता है, सॉरी हमें तो वर्क का निकालना है ना, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सीन क्लियर है? फोर्स की यूनिट अवेली आपने निकाली है, किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बोलो भैया क्लियर? अच्छा, तो फोर्स की जगह मैंने लिख दिया यहाँ पर किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस की क्या है? मीटर। बात समझ में आ रही है? तो पूरा क्या लिख दूं इसे? किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर कर लूं। बोलो भैया अब क्या चमका दो। किलोग्राम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एम, मीटर का कैपिटल एल, पावर 2 लगी है तो 2 लगा दूं। सेकंड का कैपिटल टी, तो अपॉन में टी स्क्वायर आएगा। टी स्क्वायर अगर ऊपर ले जाऊंगा तो टी की पावर -2। ये क्या आ गया? डायमेंशन फॉर्मूला। किसका? वर्क का। वैसे तो डायमेंशन फॉर्मूला मैं आप लोगों को ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में सिखा चुका हूं। अब लिसन एवरीवन, यहां पर जहां तक इस क्वेश्चन की बात है वो मुझसे बोल रहे हैं एक्सप्लेन द यूनिट्स ऑफ वर्क एंड इट्स डायमेंशन फॉर्मूला। तो डायमेंशन फॉर्मूला तो हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ लिया था। डायमेंशन फॉर्मूला निकालना आता है हम सभी को पहले से ही। अब बात आती है यूनिट। तो वर्क की यूनिट 2 होती है, एब्सोल्यूट यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट एसआई सिस्टम में कैसे आई है? समझ में आ रही है बात? मुझे 54 भर की उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं जब भी पूछूंगा वर्क की एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है, आप बोलना जूल। मैं पूछूंगा सीजीएस सिस्टम में क्या होती है? अर्ग। क्लियर? और ग्रेविटेशनल यूनिट होती है इसकी एसआई सिस्टम में किलोग्राम वेट मीटर, सीजीएस सिस्टम में ग्राम वेट सेंटीमीटर। कहानी समझ में आ रही है? जूल और अर्ग में भी रिलेशन होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। देख लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ूंगा। उसने मुझसे पूछा है ड्राइव द रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्ग। जूल और अर्ग के बीच में क्या रिलेशन है? तो गौर से देखिएगा। हम सब लोग ये जानते हैं वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एग्री करते हैं भैया आप लोग इस बात से? अगर मैं फोर्स 1 न्यूटन रख दूं और डिस्टेंस 1 मीटर रख दूं तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। तो वर्क कितना आएगा? 1 जूल। बोलो भैया। अगर मैं F की वैल्यू भी 1 रख दूं, D की वैल्यू भी 1 रख दूं तो वर्क भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होगा। यस और नो? क्लियर है? कोई दिक्कत? अच्छी बात है। 1 जूल इज इक्वल टू, मैंने सुना है बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। बोलो भैया। और आपने ये भी पढ़ा था 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सीन क्लियर है सभी को? 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख दूं यहीं। बोलो भैया। क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है। सुना है बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2, तो ये 10 की पावर 7। बचा क्या? डाइन इंटू सेंटीमीटर। और डाइन इंटू सेंटीमीटर काय के बराबर होता है? कहाँ है? दिख रहा है आपको? डाइन इंटू सेंटीमीटर इज इक्वल टू अर्ग। कहानी समझ में आई? तो डाइन इंटू सेंटीमीटर की जगह उठा के मैंने रख दिया अर्ग। समझ में आई बात? तो अगर एग्जाम में आ गया जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन डेवलप कीजिए तो हम कर पाएंगे। 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा सभी को। देख लें, समझ जाएंगे। इसके बाद हमारे सामने एक नोट दिया गया है। उस नोट में क्या लिखा है ये ध्यान से सुन लें सब लोग। हम लोगों ने पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा था। इस फॉर्मूले को अगर हमें डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग इसे ऐसे लिखते हैं, dw इज इक्वल टू
एफ डी एक्स। सीन क्लियर है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स। टोटल वर्क डन निकालना है, नेट वर्क डन निकालना है, तो इसे ऐसे भी लिखा जाता है। टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशियल या इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन। तो दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन लगा दिया। ये इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ऐसे भी लिखते हैं इस फॉर्मूले को, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं x1 x2। क्लियर? वही इस नोट में लिखा हुआ है, देख लो आप लोग एक बार। देखिए क्वेश्चन, इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, if the force applied on an object is given by the equation, if the force applied on an object is given by the equation F is equal to 3x square Newton, F is equal to 3x square Newton, then calculate the work done by the force then calculate the work done by the force in moving an object from 2 meter to 3 meter, 2 मीटर से 3 मीटर, 2 मीटर to 3 मीटर। लिख लिया? लिसन एवरीवन, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। वो बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिस पे मैंने F इज इक्वल टू 3x स्क्वायर न्यूटन फोर्स लगाया गया है। तो कह रहा है ऑब्जेक्ट को 2 मीटर से लेके 3 मीटर तक खींचने के लिए कितना वर्क डन किया जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? तो भैया अपन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अपने को ये फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, लिमिट x1 x2। सीन क्लियर है? चमका दो अब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ की जगह क्या चमका दूं, 3x स्क्वायर डी एक्स, x1 x2। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक हो रहा है, 2 मीटर से 3 मीटर तक हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आपको x1 की वैल्यू दे दी और ये x2 की वैल्यू दे दी। तो x1 की जगह क्या 2, x2 की जगह, सिंपल हो गया बस। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन जब पढ़ाया था तो सबसे पहला फॉर्मूला यही बताया था, अगर आपको याद हो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, ये इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स को छोड़ देंगे, बचा कुचा किसको फेंकू बाहर, 3 को बाहर फेंक दिया, अंदर बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट 2 से 3, 2 से 3। सीन क्लियर है सभी को? तो W इज इक्वल टू 3, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, अबे फॉर्मूला ही बोल दो, सेकंड वाला चिल्ला रहे हो, x की पावर n+1 अपॉन, याद आ रहा है सीन, ये फॉर्मूला लगेगा। तो एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 और लिमिट 2 3। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ो। तो W इज इक्वल टू हमारा हो गया 3, x की पावर 2+1 3, 2+1 3, लिमिट 2 से 3। ये 3 कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यहाँ कर दूँ आगे। तो W इज इक्वल टू 3, इस 3 को भी मैंने बाहर ले लिया तो अंदर बच गया एक्स क्यूब, लिमिट 2 से 3, 3 से 3 फ्री हो गए। क्या लगाऊं यहाँ पर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, तो x की जगह 3 रखूंगा तो ये 3 का क्यूब, माइनस लोअर लिमिट कितनी है, x की जगह 2 रखूंगा। सीन क्लियर है सभी को? 3 का क्यूब 9 बार को है, 3 का क्यूब 2 का क्यूब 27 माइनस 8 19। वर्क कितना आया, 19 क्या, जूल। वर्क को जूल में नापते हैं तो यूनिट वुड बी जूल। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग। उतार लो फटाफट इसे।
एक्सप्लेन द कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। लिसन एवरीवन, फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वो फोर्स जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं दैट डिपेंड्स ऑन पाथ। जो लोग हमारे यहाँ इस चैप्टर का टेस्ट नहीं देते तो उनको पनिशमेंट दिया जाता है। पनिशमेंट के तौर पर उनके सामने दो ऑप्शन होते हैं। एक्चुअली हम लोग उन्हें पकड़कर घसीटते हैं, और घसीटने के लिए दो ऑप्शन देते हैं कि या तो उन्हें डंबर वाली रोड पर घिसटना होगा या फिर एक मार्बल वाले फ्लोर पे घिसटना होगा। तो आप कौन से फ्लोर पे घिसटना पसंद करेंगे? पर टेस्ट नहीं देंगे, हैं? जब आप घिस रहे हो तो आप पे कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। मैंने पूछा कौन से ट्रैक पे घिसटना पसंद करेंगे, आपने तुरंत चूज कर लिया मार्बल वाली रोड पे, है ना, मार्बल वाले ट्रैक पे। डंबर पे घिसो ना, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि माले में वहाँ छिल जाएंगे। सही बोल रहा हूँ ना? यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो ये कैसा फोर्स हुआ? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते हो। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड। तो विस्कस फोर्स, सॉरी, ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स हुआ? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कैसा फोर्स हुआ? समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? इसी तरीके से एक विस्कस फोर्स भी होता है। अब वो विस्कस फोर्स क्या होता है, चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा विस्कोसिटी, उसमें बताऊंगा आपको, राइट। विस्कस फोर्स भी जो होता है वो भी पाथ पे डिपेंड करता है। इसको भी हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। मान के चलो मेरे हाथ में ये दो मक्खियां हैं, क्लियर? क्या है? ये लड़ रही हैं। क्या कर रही हैं ये? तो इनके बीच में फोर्स लग रहा है। क्या ये फोर्स पाथ पे डिपेंड कर रहा है? तो ये कैसा फोर्स हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ रही है बात? अब मक्खियां नहीं है, अब मेरे पास इस हाथ में इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बोले तो नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है? आप प्रोटॉन ले लो खुश। एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच में कैसा फोर्स लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, राइट। तो क्या ये फोर्स पाथ पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा। और आपको बता दूं, चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। मैंने बोला अभी कल परसों, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। सीन क्लियर है? मेरा हाथ जमीन है और ये मार्कर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, पत्थर है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो अर्थ इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी और इसे अपनी तरफ खींच लेगी और ये नीचे गिर जाएगा। तो क्या ये चीज पाथ पे डिपेंड कर रही है? नहीं कर रही। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स हुआ? कंजर्वेटिव फोर्स हुआ, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। सीन समझ में आ रहा है सभी को? तो अगर किसी ने पूछा फोर्स कितने टाइप के होते हैं तो हम क्या बोलेंगे? दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरे होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर? Conservative forces are those forces which does not depend on path, and non-conservative forces are those forces which depend on path. उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, पढ़ लें। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन पावर एंड विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज। आप बताना विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज। पहले ध्यान से सुनिएगा। वैसे आप लोग चैप्टर 2 में पढ़ चुके ऑलरेडी। पावर का फॉर्मूला क्या है बताओ, कोई बता सकता है? वर्क अपॉन टाइम। सेम कहानी है ना। तो पावर का रिलेशन होता है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इतना मैंने आपको पढ़ा दिया, इतने सालों से आप पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को ये बात पता चली गई होगी। जहाँ पर टाइम का डिवाइड हो जाता है वहाँ एक वर्ड आ जाता है, रेट। तो इसको ऐसे बोल सकता हूँ, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। क्या बोलूँ? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और डेफिनेशन अगर आपको बनानी है तो और भी डेफिनेशन बना सकते हैं। अगर मैं t बराबर 1 सेकेंड रख दूं, किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए चीज़ों को 1 1 1 मान लिया करते हैं। t की जगह 1 सेकेंड रख दूं तो p बराबर w/1। क्लियर?
वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट, वटे को आप पर बोलते हो, पर 1 सेकेंड को यूनिट टाइम बोल सकता हूं। वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। क्लियर? या वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट पर सेकेंड इज कॉल्ड पावर। ये सब पावर की डेफिनेशन है। क्लियर? या फिर रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। उम्मीद करूं पावर की डेफिनेशन समझ गए। क्लियर? या फिर P इज इक्वल टू W अपॉन में 1 लिखना जरूरी है। वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड पावर। या पावर इज इक्वल टू द वर्क विच इज डन बाय द ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड। क्लियर है? समझ में आ रही बात? ये सब पावर की डेफिनेशन है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर? मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन इतना तो बोल दोगे ना, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। आगे बढ़ जाओ, अच्छी बात है। गौर से देखिएगा, वर्क, वर्क की यूनिट जूल, बोलो। टाइम की यूनिट, तो किसी ने पूछ लिया पावर का यूनिट क्या होता है, क्या बोलोगे? जूल पर सेकंड। याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसका दूसरा यूनिट होता है वाट। क्या? पावर का यूनिट वाट। 9th-10th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने मेरे ख्याल से, है ना? अच्छी बात है। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ गए पावर का। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू W अपॉन T। यूनिट हो गई इसकी जूल पर सेकेंड। और सुनिए, या फिर दूसरी यूनिट क्या हो गई? वाट। आगे देखिए, ध्यान से देखना सब लोग। W को मैं ऐसे लिख दूं, FD cos थीटा, कल परसों अपन ने पढ़ा था, अपॉन टाइम। सीन क्लियर है? आप बताते जाना, ये मैंने जो राउंड मारा है ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? V। तो ऐसे लिखूं, बुरा लगा क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होती है। समझ गए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। मैंने बचपन में ये पढ़ा था, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर AB cos थीटा। जब AB cos थीटा को मैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर लिख सकता हूं, तो मैं FB cos थीटा को क्या लिख सकता हूं? F वेक्टर डॉट। अब आप बताओ ये कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये जो क्वांटिटी मिल रही है वो स्केलर है या वेक्टर है? तो किसी ने अगर मुझसे पूछ मारा कि पावर कैसी क्वांटिटी है, तो क्या बोलोगे? तो बोलना स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, तो इसके ऊपर एरो लगाऊं कि नहीं लगाऊं? ठीक है, अच्छी बात है। समझ गए आप लोग पावर? पढ़ लो, समझ जाओगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।